हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो कि है चार्टर एक्ट 1813, भारत में ब्रिटिश शासन का एक नया अध्याय। इसमें हम आज के इस टॉपिक में क्या क्या देखने वाले हैं, तो आर्थिक और राजनीतिक बदलाव किस तरह हो गए थे, एक व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया, ब्रिटिश संप्रभुता की पुष्टि किस तरह हो गई, सामाजिक और प्रशासनिक सुधार किस तरह, शिक्षा का और धर्म का प्रसार किस तरह होगा, ये देखने वाले। स्थानीय स्थानीय कर आधार का अधिकार किस तरह हो गया, ये सब आज के इस वीडियो में और एमसीक्यू में देखने वाले। तो आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हम कैसे करते हैं कि पूरा जो यम लक्ष्मीकांत का बुक है ना, उसको मैक्रो टॉपिक से माइक्रो टॉपिक, हर एक टॉपिक पर हमने वीडियो बनाए। इससे होगा क्या कि आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। इससे आपका सब कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इसको आपको प्रीलिम्स और मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स देकर जाएगा। ऐसा वीडियो बनाया हमने, और मेरे को तो नहीं लगता कि यूट्यूब पे ऐसा किसी ने लिया है। इसलिए अगर दोस्तों आपको ये अच्छा लगता है तो कृपया उसको लाइक शेयर कर दीजिए, और चलिए अगला वीडियो देखते हैं हम। नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून पर बात करने वाले हैं जिसने कह सकते हैं भारत की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं चार्टर एक्ट 1813 की। अब यह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा भर नहीं था। नहीं, ये वो लम्हा था जब एक ट्रेडिंग कंपनी ने पूरे देश पर अपनी पकड़ मजबूत करने का इरादा बिल्कुल साफ कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर लंदन में पास हुआ एक अकेला कानून हजारों मील दूर एक पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत तय कैसे कर सकता था। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस एक्ट के गहरे असर को परत दर परत समझते हैं। तो इस एक्ट के असर को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसने व्यापार और सत्ता के खेल को कैसे बदला। फिर इसने भारतीय समाज और संस्कृति पर क्या असर डाला, और आखिर में इसने आम आदमी की जेब और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे प्रभावित किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्थिक और राजनीतिक बदलावों से, क्योंकि इस एक्ट का जो पहला और सबसे बड़ा असर था वो पैसे और पावर के खेल पर ही पड़ा था। तो देखिए, इस एक्ट ने एक ही झटके में सबसे बड़ा इकोनॉमिक चेंज ला दिया। वो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी भारत में ट्रेड पर, वो खत्म। इसके पीछे की वजह थी ब्रिटेन में चल रही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वहां के जो नए व्यापारी थे वो फ्री ट्रेड चाहते थे, खुला बाजार। तो अब हुआ ये कि कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत के साथ सीधे ट्रेड कर सकता था। मतलब कंपटीशन का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। कंपनी को पूरी तरह से मैदान से बाहर नहीं किया गया। उसे 2 सबसे फायदेमंद सौदों पर अपना कब्जा बनाए रखने की इजाजत मिली। एक तो चाय का व्यापार जो बहुत मुनाफे वाला था, और दूसरा चीन के साथ होने वाला एक्सक्लूसिव ट्रेड। यानी जो सबसे ज्यादा मलाई थी वो अब भी कंपनी की ही जेब में जा रही थी। लेकिन देखिए, ये एक्ट सिर्फ पैसे या व्यापार के बारे में नहीं था। इसका असली मकसद तो कुछ और ही था। असल मकसद था सत्ता, यानी पावर पर पूरा कब्जा। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव था। इस एक्ट ने पहली बार बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले भारतीय इलाके असल में ब्रिटिश क्राउन की संपत्ति हैं, ब्रिटिश राजशाही की। ये एक तरह का ऐलान था कि भाई अब भारत सिर्फ एक ट्रेडिंग पोस्ट नहीं है, बल्कि वो एक कॉलोनी यानी उपनिवेश बनने की राह पर चल पड़ा है। अब बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों की। ये वो हिस्सा है जहां इस एक्ट ने ब्रिटिशी दखलंदाजी को एक कानूनी शक्ल दे दी। इस एक्ट ने 2 बड़े सामाजिक दरवाजे खोले। पहला, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और अपने धर्म का प्रचार करने की खुली छूट मिल गई। और दूसरा, भारतीयों को वेस्टर्न एजुकेशन देने का रास्ता साफ किया गया, जिसके लिए बाकायदा फंड रखने की बात भी कही गई। और इसके पीछे कारण क्या बताया गया? कारण बताया गया लोगों को प्रबुद्ध करना, मतलब कि एनलाइटन करना। ये उस सोच को दिखाता है जहां अंग्रेज खुद को एक सुपीरियर सिविलाइजेशन का मानते थे, और उनका मिशन था बाकियों को सिविलाइज्ड यानी सभ्य बनाना। और अब आते हैं इसके आखिरी हिस्से पर। देखते हैं कि कैसे इस एक्ट ने बिल्कुल जमीनी स्तर पर यानी आम लोगों पर अपना शिकंजा कसा। इस एक्ट ने लोकल गवर्नमेंट्स को एक नई ताकत दी। अब वो लोगों पर सीधे टैक्स लगा सकती थीं। और सिर्फ टैक्स लगाना ही नहीं, अगर कोई टैक्स नहीं देता तो उसे सजा देने का अधिकार भी उन्हें मिल गया। ये पैसा वसूलने और जमीनी स्तर पर ब्रिटिश शासन को लागू करने का एक बहुत सीधा और असरदार तरीका था। तो अगर संक्षेप में देखें
तो इस एक्ट ने 4 बड़े काम किए। पहला, कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को तोड़ा। दूसरा, भारत पर ब्रिटिश क्राउन का हक जताया। तीसरा, ईसाई मिशनरियों और वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया। और चौथा, लोकल सरकारों को टैक्स वसूलने और सजा देने की ताकत दी। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्या 1813 का ये चार्टर एक्ट भारत के आधुनिकीकरण की तरफ एक कदम था, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, या फिर ये औपनिवेशिक नियंत्रण की जड़ों को और भी गहरा करने की एक सोची समझी चाल थी? इसकी विरासत क्या है, ये आज भी एक बड़ी बहस का विषय है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपनी वीडियो तो देखा होगा, तो इसमें अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद उस पर आए हुए एमसीक्यू लेंगे। तो चार्टर एक्ट 1813 का हम देख रहे हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का एक नया अध्याय चालू हो गया है। इसमें क्या हुआ है, तो आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हमने देखे अभी। इसमें क्या हुआ है, तो व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया है। चाय और चीनी व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया है। और ब्रिटिश संप्रभुता की भी पुष्टि कर दी है, हमने देखा है। भारतीय प्रदेशों पर ब्रिटिश राज के प्रभुत्व को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है इसमें से। और सामाजिक और प्रशासनिक सुधार भी हो गए कि शिक्षा और धर्म का प्रसार भी हो गया अभी। पूर्व पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था और ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे गई। स्थानिक कराधान का अधिकार भी दे दिया है। स्थानीय सरकारों को लोगों पर कर लगाने और दंडित करने का अधिकार भी इससे मिल गया है चार्टर एक्ट 1813 के तहत। तो इस पर आए हुए अभी एमसीक्यू देखेंगे हम। 1813 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकार को समाप्त किया है? ऑप्शन से ए व्यापार का एक अधिकार, बी सैन्य नियंत्रण, सी प्रशासनिक नियंत्रण या डी न्यायिक अधिकार। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ए, भारतीय व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। ओके, किस वस्तु पर व्यापार का एक अधिकार कंपनी के पास रहा? कपास, अफीम, चाय व चीन व्यापार या मसाले? तो इसका आंसर फ्रेंड्स सी, चीन व चाय व्यापार कंपनी के पास जारी रहा है। एक्ट 1813 ने भारत में किस गतिविधि को अधिकृत किया? इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स, ए मिशनरी गतिविधियां, बी नए प्रांतों का निर्माण, सी दास प्रथा या डी निजी सेना। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी गई है। ओके, इस एक्ट के अनुसार शिक्षा हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई? ए 10,000 रुपए, बी 1 लाख रुपए, सी 5 लाख रुपए या डी 50,000 रुपए। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 1 लाख रुपए। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक राशि निर्धारित की गई। 1813 का चार्टर एक्ट किस प्रकार के कर लगाने की अनुमति देता है? ए कृषि कर, बी कंपनी कर्मचारियों पर कर, सी भारतीयों पर कर या डी सिर्फ ब्रिटिश व्यापारियों पर कर। तो इसका आंसर है सी, भारतीयों से कर वसूली सक्षम कर दी गई है। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापार को कैसे प्रभावित किया? ए कंपनी को अधिक शक्ति मिल गई, बी कंपनी का व्यापारिक स्वरूप घटा, सी व्यापार बढ़ा या डी कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, कंपनी का व्यापारिक स्वरूप समाप्त होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस एक्ट में भारतीयों को किस अधिकार की पुनः पुष्टि हो गई? ए धर्म की स्वतंत्रता, बी निजी संपत्ति का अधिकार, सी कंपनी के विरुद्ध याचिका या डी व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसका आंसर से डी, भारतीयों को स्वतंत्र व्यापार का अधिकार मिल गया। 1813 का एक्ट किस अधिनियम का विस्तार था? ए पिट्स इंडिया एक्ट, बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी 1793 का चार्टर एक्ट या डी 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसका आंसर है सी, 1793 के चार्टर का यह विस्तार हमने देखा है। इस एक्ट से भारत के प्रशासन पर किसका नियंत्रण बढ़ा? ए ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ब्रिटिश संसद, सी गवर्नर जनरल या डी भारतीय राजा। तो इसका आंसर फ्रेंड बी, संसद का नियंत्रण अधिक हुआ है, हमने देखा है वीडियो में। इस एक्ट ने भारत में किस नीति की शुरुआत का संकेत दिया? ए आर्थिक उदारीकरण, बी स्वतंत्रता आंदोलन, सी राज्य का दखल इंटरवेंशन या डी भूमि सुधार। तो इसका आंसर है भारतीय मामलों में ब्रिटिश सरकारी हस्तक्षेप बढ़ गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो ऐसा करके हम पूरा
सिलेबस यूपीएससी का जो है हम सब फ्री में यूट्यूब पर सिखाने वाले हैं, जो कि जो गरीब से गरीब बच्चा भी हो ना यार, उसको पढ़ाई में कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्योंकि अभी जियो या एयरटेल हो गए, अभी 300 350 में 2 2.5 GB डेटा तो फ्री में देते हैं, तो वो अच्छे जगह पर उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसलिए हम सब ये फ्री में रखने वाले, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पढ़ाई का जो साधन है वो फ्री में हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इधर तक देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।